Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear friends, today we will have to learn or listening a new topic. The name of the new topic is classification of elements. My dear friend, in the current times, 118 elements in our long form of periodic table. The long form of periodic table is given by Sir H.G. Moseley in 1913. H.G. Moseley in 1913. He has given the long form of periodic table. My dear friend, the total number of elements in the long form of periodic table in the current time of period is 118 elements. Our question is, can have the total elements, those that simply be occur in a periodic table, simply be shifted in a periodic table, can their character are same? No. Their physical property are same? No. Their chemical property are same? No. It means all types of elements, their physical, their chemical property are changed. There are 13 characters. How many? 13 characters in each element. And those characters have not been correlate to other elements. So my dear friends, within a single group, already I have discussed in our YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri, how can we put the electrons and their own atomic orbitals. First of all, you know what are atomic orbitals? The maximum probability of the founding electron, the maximum probability of founding electron is known as atomic orbital. A simple question, what are atomic orbital? The maximum probability of founding electron is known as atomic orbital. Atomic orbital क्या है? वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है, प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। माने प्रायिकता शब्द का प्रयोग किया है, प्रोबेबिलिटी शब्द का प्रयोग किया है। वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है, परमाणु कक्षक कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, आइए आज हम आप सभी लोग मिलकर के डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है पीरियोडिक टेबल के ऊपर। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, ऑक्टेव पीरियोडिक टेबल क्या है, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल क्या है, या H.G. मोज़ले की पीरियोडिक टेबल क्या है, एक टोटल पीरियोडिक टेबल के विषय मैंने डिस्कस किया है। आज मैं आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि उन एलिमेंट्स के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो मैंने बताया कि एक एलिमेंट के टोटल 13 कैरेक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर के आप उसके टोटल केमिकल रिएक्शन तक चलिए तो टोटल मिला करके कुल 13 कैरेक्टर हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई जिसको परमाणु त्रिज्या कहते हैं, आयनिक रेडियाई, द कॉम्बिनेशन पावर ऑफ द अदर एलिमेंट्स, the combination power of the oxides, so many types of characters. Means total number of characters are 13 in a single element. So as like 118 elements are simply occur in the periodic table. 118 तत्व जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में पाए जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने अभी डिस्कस किया, थोड़ा सा पॉइंट आपको बताया कि वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है परमाणु कक्षक कहलाते हैं। उनको मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल नाम दिया। और जब इन एलिमेंटों को उनके पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट किया जाने लगा, तो मेंडलीव ने जो शिफ्ट किया तो मेंडलीव की एक पीरियोडिसिटी रही, मेंडलीव की एक आवर्तिता, मेंडलीव ने अपने लिए आवर्तिता बनाया
क्या पीरियडिसिटी रही मेंडलीव की? फर्स्ट पीरियडिसिटी मेंडलीव की रही है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स मतलब तत्वों को व्यवस्थित करना। ये मेंडलीव की मैं बता रहा हूं। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, नॉट द एटॉमिक नंबर। पहली बार जब मेंडलीव ने बोला है तो सिर्फ ये बोला है कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में रखा गया। अर्थात जैसे जैसे उनके एटॉमिक मास इंक्रीज करते गए वैसे वैसे एलिमेंट को आगे बढ़ाते चले गए। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर हम उनको एटॉमिक मास को बेस मान लेते हैं तो आइसोबार को कहां लेके चलेंगे? समभारी एलिमेंटों को कहां पर व्यवस्थित किया जाएगा? कैन यू एक्सप्लेन इट? नो। समभारी अर्थात ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास सेम होते हैं उनको आइसोबार बोला गया। तो आइसोबार वे एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक मास सेम हो गए। तो एटॉमिक मास अगर सेम हो गए तो उनको आप कहां पर शिफ्ट करेंगे? इसके विषय में कोई जानकारी अभी अब तक नहीं दी गई। एक पीरियोडिक टेबल का एक दोष अभी अब भी रहा, एक डिमेरिट अभी अब भी रही। फिर ये बोला जब इनके बेस पर एलिमेंटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट किया जाने लगा, तो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले आपको बता दिया है कि नंबर ऑफ टोटल ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ टोटल पीरियड कितने हैं। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन से कादरी पर आसानी पूर्वक इसको जो है सर्च करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि ग्रुप को कैसे निकाला गया है और पीरियड को कैसे निकाला गया है, कैसे एलिमेंटों को उसमें शिफ्ट किया गया है। ये सारे प्रोसेस, सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आज मैं इसी पर थोड़ा सा और आगे डिस्कस करना चाह रहा हूं, थोड़ा सा और आगे का पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर देखिएगा, मैंने अभी अभी जो बताया कि जो मेंडलीव थे, इसको रिवाइज करा रहे हैं कि जो मेंडलीव थे उन्होंने कहा, मेंडलीव ने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। जब मेंडलीव के अनुसार एटॉमिक मास को बेस मान करके एलिमेंटों को शिफ्ट किया जाने लगा, पता यह चला कि ढेर सारे एलिमेंट एक ही पीरियड में आ गए, एक ही ग्रुप में आ गए। तो एक ग्रुप में ढेर सारे एलिमेंट कैसे आ सकते हैं? एक पीरियड में ढेर सारे एलिमेंट कैसे आ सकते हैं? और वो भी सिंगल वर्ग में आ रहे हैं, एक ही वर्ग में आ रहे हैं। तो अगर उनके एटॉमिक मास को जो सेम एटॉमिक मास हैं, जैसे देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। माय डियर फ्रेंड, ऊपर की साइड में जो लिखा जाता है क्या है? एटॉमिक मास है। क्या है? उसको एटॉमिक मास बोला जाता है। और नीचे की साइड में जो लिखा जाता है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। लिसन दिस पॉइंट, नीचे की साइड में जो लिखा जाएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात इलेक्ट्रॉनों का होता है, एटॉमिक नंबर का होता है, एटॉमिक मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन जो पहली पीरियोडिक टेबल बनाई गई एटॉमिक मास को बेस मान करके बनाई गई, इसीलिए जो है ढेर सारी डिमेरिट आई मेंडलीव में। न्यूलैंड के, ऑक्टेव के, इनके पीरियोडिक टेबल में ढेर सारी डिमेरिट आई। किसी ने सारे गामा पाधनी के आधार पर बता दिया, म्यूजिकल स्केल के बेस पर बताया कि एलिमेंटों को उनके म्यूजिकल स्केल के बेस पर शिफ्ट किया जाता है। पता यह चला कि म्यूजिकल स्केल के बेस पर शिफ्ट तो करें, लेकिन एलिमेंटों को कहां लेके जाएं? इसमें ना तो हमें जो है आइसोटोप को जान पा रहे हैं, ना तो आइसोबार को जान पा रहे हैं, ना ही एक ही एलिमेंट हाइड्रोजन को दो जगहों पर प्लेस किया गया इसको जो है कांस्टेंट कर पा रहे हैं, ना ही हम पीरियोडिक टेबल के बाहर जो है या ब्लॉक एलिमेंटों को कैसे लेके पहुंच गए वहां पर हम इसका डिस्कस कर पा रहे हैं। तो ये मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर गैदरिंग इन आवर सराउंडिंग्स। ढेर सारे क्वेश्चनों के द्वारा हम घिर गए। अर्थात जब मेंडलीव ने एटॉमिक मास को यह कह दिया कि तत्वों गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तो आप बताओ कि सबके एटॉमिक मास तो सेम है ना? 40 इसका भी है, 40 इसका भी है, 40 इसका भी है। सारे एलिमेंटों को तो एक ही जगह पर रखना होगा। तो क्या एक ही जगह पर सारे एलिमेंटों को रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। आर्गन को कहा गया कि यह आइडियल गैसेस में है, 0 ग्रुप का एलिमेंट है। पोटेशियम को कहा गया फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। कैल्शियम को कहा गया सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है।
अर्थात ये जीरो ग्रुप का नोबल गैसेस का हो गया, एल्कलाई मेटल का हो गया, एल्कलाई अर्थ मेटल का हो गया, तीनों अलग अलग हो गए, लेकिन मास तीनों के क्या है, समान है। तो अकॉर्डिंग मेंडलीव ये तो सब एक ही में आने चाहिए थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेंडलीव ने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, सब एक ही में आ जाना चाहिए था। जब मेंडलीव से ये क्वेश्चन राइज किया गया तो मेंडलीव ने कहा कि नहीं, इनमें थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए। मेंडलीव ने फिर अपने ही संशोधित आवर्त सारणी को दिया, एक ऐसे पीरियडिक टेबल को मेंडलीव ने बताया जिसमें उन्होंने करेक्शन, खुद मेंडलीव ने करेक्शन करके एक नया पीरियडिक टेबल लॉन्च किया, जिसको मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव कहा गया, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा गया, मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव कहा गया। अब मॉडिफाइड पीरियडिक टेबल ऑफ मेंडलीव में मेंडलीव ने क्या निष्कर्ष निकाला, मेंडलीव ने इस निष्कर्ष को निकाला कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार को छोड़ दिया, परमाणु क्रमांक को ले लिया, एटॉमिक मास को छोड़ दिया, एटॉमिक नंबर को ले लिया। अब एटॉमिक नंबर को लेकर के कैसे डिस्कस कर रहे हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि the arrangement of element in order of increasing electronic numbers, not the atomic masses, electronic numbers, कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर उनके इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो बढ़ते जाएंगे तो तत्व एलिमेंट जो होता है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे आपने अबाव प्रिंसिपल में देखा, अबाव प्रिंसिपल बिल्डिंग अप प्रिंसिपल जो ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है, हुंस का प्रिंसिपल, अबाव का प्रिंसिपल, ये सारे रूल्स जो है ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपलोड कर रखे हैं। तो यहां पर देखिएगा इस प्रिंसिपल थियरी में क्या बता, अबाव ने क्या कहा, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। जैसे किसी बिल्डिंग का निर्माण आप कर रहे हो, किसी बिल्डिंग को आप बना रहे हो, बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी यूनिट क्या होती है, सिंगल ब्रिक्स होती, एक एक ईंट होती है। माय डियर फ्रेंड, एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट के ऊपर ऐसे रखेंगे तो ऐसे एक बिल्डिंग बनती चली जाएगी। तो एक एक ईंट जो होती है वो एक एक इलेक्ट्रॉन होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये अगले जो है अगले पीरियड में जो है एक ही बार के अगले पीरियड में जो आते चले जाएंगे। इस तरह से जो खड़े कॉलम होते हैं उनको ग्रुप कहा गया है, जो हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं उनको पीरियड कहा गया है। अगर हम एक एक के लिए इलेक्ट्रॉनों को बढ़ाते चले जाएं तो ये नंबर ऑफ ग्रुप में एक एक ग्रुप में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। जब एटॉमिक नंबर को आधार मान लिया गया तो यही थियरी आज भी फॉलो की जा रही है, इसी थियरी को आज भी लोग पढ़ रहे हैं, इसी थियरी को आज भी पढ़ाया जा रहा है। अब आप बताइए कि मैंने एटॉमिक मास को लिया, मैंने एटॉमिक मास को लिया, एटॉमिक मास को लिया तो ये सारे कैरेक्टर पैदा हो गए, आ गए आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। एटॉमिक मास को बेस मान करके अगर हमने डिस्कस किया तो ये कहा कि हम इनको कहां स्थान दें। अब आइए अगर एटॉमिक नंबर को ले रहे हैं तो जरा से देखिएगा आप लोग कि एटॉमिक नंबर को हम आधार मान करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटॉमिक नंबर में क्या डिफिकल्टी जाती है, जरा उसको आप लोग देखिएगा। अब एटॉमिक नंबर में अगर हम देख रहे हैं तो आइए देखते हैं एटॉमिक नंबर में कैसे कुछ एलिमेंटों को शिफ्ट हम कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर के बेस पर देखिएगा, एटॉमिक नंबर के बेस पर आइए देखिए, रेड कलर से मैं इसको शो कर रहा हूं, ये मैंने किया है, ये जो किया है एटॉमिक मास के बेस पर किया है। एटॉमिक नंबर के बेस पर देखिएगा, ऑक्सीजन 816, ऑक्सीजन 817, ऑक्सीजन 818। माय डियर फ्रेंड, ये ऑक्सीजन आपने देखा कि 816, 817, 818 ये ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। अगर इनके एटॉमिक नंबर को हम मान करके पीरियोडिक टेबल में शिफ्ट करें तो आप बताइए हमको कि सबके एटॉमिक नंबर एक एक ही है, तो क्या तीनों को एक में इनको आइसोटोप कहा जाएगा? क्या इन तीनों को एक में रखेंगे? अगर तीनों को एक में रखते हैं तो तीनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है। अगर तीनों को एक में रखते हैं तो तीनों के एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसी प्रकार से देखिएगा आप लोग, एक अदर एग्जांपल ले रहे हैं, प्रोटियम 1s1, प्रोटियम ड्यूटेरियम 1s2, ट्राइटियम 1s3, सबके एटॉमिक नंबर सेम है 1, लेकिन एटॉमिक मास 1 2 3 हो गया, एटॉमिक मास डिफरेंट हो गए। इसी तरह से क्लोरीन को लिया जाए, क्लोरीन Cl 1735, Cl 1737। अब देखिएगा क्लोरीन 1735, क्लोरीन 1737। अब इनको देखा जाए तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है।
तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो अगर इन दोनों को क्या उसी क्लास में, उसी जो है ग्रुप में क्लोरीन 35 को भी रख सकते हो, 37 को भी आप रख सकते हो, नहीं रख सकते आप। तो ये डिमेरिट है आज की जो लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल भी है, जिसको जे मोजले ने बनाया 1913 में, 1913 में। इस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कमियां हैं अब भी आपको मैं बता देना चाहता हूं, एक बार फिर मैं बता देना चाहता हूं। अभी लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन को कोई कांस्टेंट प्लेस नहीं मिला। देयर इज नो कांस्टेंट प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन द लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल। ये मेरा पहला का जो क्वेश्चन है। और सेकंड पर आइए देखिए, देयर आर नो एनी इंडिविजुअल प्लेस ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। न तो आइसोटोप के लिए, न तो आइसोबार के लिए, न तो समस्थानिक के लिए, न तो संभारिक के लिए पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान दिया गया। ये दो डिमेरिट हो गई। तीसरी डिमेरिट देखिएगा, लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल की मैं बात कर रहा हूं जिसमें कहा गया कि इसमें कोई दोष नहीं है, मैं उस पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं। तीसरा कमेंट देखिएगा, तीसरा है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल के बाहर क्यों किया गया। इनको भी तो पीरियोडिक टेबल में रखा जाना चाहिए, जबकि जब हम जो है वेरी लॉन्ग टाइप ऑफ पीरियड पढ़ते हैं, अति दीर्घ आवर्त पढ़ते हैं, तो अति दीर्घ आवर्त में हम जो है 32 एलिमेंटों का डिस्कस करते हैं, और 32 एलिमेंट्स में 18 एलिमेंट्स आ जाते हैं जो आपके 18 ग्रुप के हैं, और 14 एलिमेंट आ जाते हैं जो लैंथेनाइड सीरीज के हैं। तो 18 और 14 मिलकर 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो 32 एलिमेंट्स आ गए किसमें, जो है लॉन्ग फार्मा पीरियड में, अति दीर्घ वेरी लॉन्ग पीरियड में आ गए, अति दीर्घावर्त में आ गए। इसी प्रकार से आपने देखा कि ये कमियां हैं। तो ये तीन कमियों को आपने देखा, ये चौथी कमी को देखा जाए, कह दिया कि ये आइडियल गैसेस हैं, ये नोवेल गैसेस हैं, ये इनर्ट हैं। 18 वर्ग में आए, 18 वर्ग के एलिमेंटों को कहा कि ये आइडियल हैं, आइडियल आदर्श गैसें हैं। फिर कहा इन्होंने नोबेल हैं, आइडियल हैं, नोबेल हैं, इनर्ट है, अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करती। अब आप बताइएगा, क्या हीलियम क्रिया नहीं करता, क्या नियान क्रिया नहीं करता। हीलियम है, नियान, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडॉन, जितने भी हैं, ये टोटल के टोटल 8 एलिमेंट्स, सॉरी टोटल के टोटल 7 एलिमेंट्स जो कि 0 ग्रुप के एलिमेंट हैं, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, जिनान, रेडॉन, ये टोटल के टोटल एलिमेंट्स ये सब के सब इनर्ट है, अक्रिय है, क्रियाविहीन है। लेकिन कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि रिएक्शन ना करता हो। मैं सारे एलिमेंटों का रिएक्शन करके आपको दिखाऊंगा। अगर हीलियम ने रिएक्शन ना करता तो क्या सोलार एनर्जी में, मैंने पिछले अपने लेक्चर में आपको समझाया है कि सोलार एनर्जी जो बनती है, सूर्य की ऊर्जा जो बनती है, उसमें मैंने आपको ये बताया था 2He3 बनता है, 2He4 बनता है। 2He3 है, 2He3 है, उसको भी हीलियम कहा गया। 2He4 है, उसको भी हीलियम कहा गया। एक हीलियम के हीलियम का नाभिक है, यह क्लियर है, को हीलियम का नाभिक है, लेकिन 2He3 भी है, 2He4 भी है, और ये रिएक्शन के दो थ्रू बन रहा है और ब्रेक भी कर रहा है। दो प्रोटियम को लीजिए, 1s2 प्लस 1s2, ड्यूटीरियम प्लस ड्यूटीरियम, 2He3 प्लस 0n1, 2He3 प्लस 0n1 प्लस 17.4 किलो कैलोरी MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सिंपल सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन को मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको। ये देखिएगा, 1H2 प्लस 1H2 इज इक्वल टू, ये देखिए रिवर्स रिएक्शन है, बना लिया 2He3 प्लस 0n1 प्लस 17.4 MEV, ये रिएक्शन हो गया। अब मैं इसी पर डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, अगर ये इनएक्टिव है, अगर ये रिएक्शन विहीन है, क्रिया विहीन है, तो फिर क्रिया कर कैसे रहा है, 2He3 बन कैसे रहा है, 2He4 बन कैसे रहा है। इनको तो क्रिया भी आइडियल है ना, आदर्श है ना। तो आइडियल इनको क्यों कहा गया और क्यों इनको जो है 0 वर्ग में रखा गया, क्यों पीरियोडिक टेबल के लास्ट में ले जाया गया इनको, और ना तो इनको एस ब्लॉक में रखा गया, ना तो पी ब्लॉक में रखा गया, ना तो डी ब्लॉक में रखा गया, ना तो एफ ब्लॉक में रखा गया। पी ब्लॉक में जो है आइडियल गैसेस को पी ब्लॉक में जो है, जैसे मैं कुछ राइटरों का नाम बता रहा हूं, डॉक्टर के शर्मा ने कहा कि ये जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, 0 ग्रुप को कहा पी ब्लॉक एलिमेंट है। वहीं पर देखिएगा डॉक्टर MP साहनी ने कहा कि नहीं, पी ब्लॉक के एलिमेंट नहीं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो अलग है, 0 ग्रुप का एलिमेंट वो अलग है।
उसको लास्ट में ले जाकर के 18 ग्रुप को 18 जो ग्रुप है 18वां जो ग्रुप है उसको जीरो ग्रुप कहा दिया गया, कहा कि 18वां जीरो ग्रुप कहा जाएगा। तो ये अपभ्रंश अभी अब तक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बना हुआ है। कहने का अर्थ यह रहा कि कमियां अभी अब तक बनी हुई हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 4 कमियों को मैंने बताया, फिर से आप एक बार सुन लीजिए। हाइड्रोजन के स्थान को का व्यवस्थित न होना, दूसरी कमी है जो है समस्थानिक और संभारिकों के स्थान व्यवस्थित न होना, तीसरी कमी है कि यह जो है यह ब्लॉक एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल के बाहर कर देना, चौथी कमी है कि जीरो ग्रुप के एलिमेंटों को आइडियल कह देना, आदर्श कहना, आदर्श कर रहे हैं और वो रिएक्शन भी कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इनएक्टिव है, क्रियाविहीन है, और सारे जो है रिएक्शन भी कर रहे हैं, क्रिया भी कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब चीजों को ध्यान में रख करके जो पीरियोडिक टेबल अभी बनाई गई है, इन फ्यूचर एक ऐसे पीरियोडिक टेबल की हमको आवश्यकता है जिसमें सारे कैरेक्टर को सारी जो है कैरेक्टर को ध्यान में रख करके इन कमियों को दूर करके एक नया पीरियोडिक टेबल लॉन्च किया जाए। तो कैसे बनेगा ये भविष्य की बात है, लेकिन करंट टाइम में जो इस बार एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो उसकी बात करने चल रहा हूं। तो यहां पर देखिए मैंने अभी आइसोटोप और आइसोबार के विषय में आपको बता दिया, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, इसके विषय मैंने बता दिया, और पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी क्या होती है मैंने इसको आपको बता दिया। पीरियोडिसिटी का अर्थ होता है आवर्तिता, हिंदी में कहते हैं आवर्तिता। एक बार आएगा फिर अगला 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 अगला, मैंने कहा ना बिल्डिंग है, एक एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाइए अगला एलिमेंट आपको मिलता चला जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन आप बढ़ाते जाइए आपको अगला एलिमेंट मिलता चला जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक एक करके बढ़ा रहे हैं तो अगला एलिमेंट मिलता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक एक करके घटाते आइए तो उसके पारे वाला एलिमेंट मिलता चला आएगा। सिंपल सी मीनिंग है, सिंपल सा पॉइंट है। तो इसी को कहा गया बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल। उसी पर आप देख लीजिएगा पाउली ने क्या बोला। पाउली ने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को दिया। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, यह बोलता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली ने कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l, एजीमुथल क्वांटम नंबर m, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यस, स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। किसके लिए? तो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। पाउली ने अपने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में बोल दिया कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेम एटम कैन हैव द सेम वैल्यू फॉर द 4 क्वांटम नंबर्स। अब आइए डिस्कस किया जाए। तो ये अब तो मैं जो है स्पष्ट रूप से आपकी समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिसिटी कहा किसे जाता, आवर्तिता कहा किसे जाता। माय डियर फ्रेंड, एक एक इलेक्ट्रॉन डालते जाइए अगला एलिमेंट आपको मिलता जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाती है फिर से पहले बार के इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर 18वें तक जाएंगे, फिर 1 से 18 तक जाएंगे, फिर 1 से 18 तक जाएंगे, ऐसे 7 आवर्त में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही जो है आवर्तिता है। एक बार 1 से चले तो 18 तक गए, फिर 1 से चले तो 18 तक गए, फिर 1 से चले तो 18 तक गए। इस प्रकार से लगातार पहले से चल रहे हैं 18वें तक जा रहे हैं। लगातार एल्केलाइन मेटल से चल रहे हैं तो हम कहां पर पहुंच रहे? नोबल गैसेस तक पहुंच रहे हैं। एल्केलाइन मेटल से चल रहा है तो नोबल गैसेस तक पहुंच रहे हैं। अर्थात एल्केलाइन से नोबल गैसेस के बीच में आइए थोड़ा सा बता दें, आपको बताते चले। ऑलरेडी इसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो एल्केलाइन मेटल है, उसके बाद एल्केलाइन अर्थ मेटल है, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद आपका आ जाएगा हैलोजन ग्रुप्स के एलिमेंट, और जो है जिसको जो है कुछ उपधातुएं भी आती हैं, सब मेटल्स भी आते हैं। इसके बाद आएगा आइडियल गैसेस, जीरो ग्रुप। ये होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, जिनमें एस, पी और डी ब्लॉक को रखा गया। अब यह ब्लॉक कहां जाएगा? यह ब्लॉक चला गया पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे, मीन्स 7वें आवर्त के नीचे आ गया हो, उनको पीरियोडिक टेबल के बाहर कर दिया गया। तो कैसे किया गया, क्यों किया गया, ये सब चीजों को का डिस्कस करके, सारे पॉइंट्स का 1 बाय 1 मैंने डिस्कस करके अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है।
अगर आपको सर्च करना हो, आपको पढ़ना हो, तो मेरे YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी पर आप लोग सर्च करके उसको आसानी पूर्वक देख सकते हैं। आइए आगे बताएं हम आपको। यहाँ पर अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। अब हम आगे चल रहे हैं आपको लेकर के। मैंने एटॉमिक नंबर को बेस लिया और एटॉमिक नंबर को बेस लेकर के मैंने बताया। अब आपको मैं आगे बताना चाह रहा हूं कि ये पीरियोडिसिटी तो आपकी समझ में आ गई होगी, आवर्तिता तो आपकी समझ में आ गई होगी। ये तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, न कि परमाणु भारों के। परमाणु भारों की क्षमता या परमाणु भारों का कथन समाप्त हो गया। आ गया एटॉमिक नंबर के विषय में, इसी को पीरियोडिसिटी बोला गया। आइए देखते हैं अब हम जो कैसे फिलिंग द इलेक्ट्रॉन करते हैं। देखिएगा ये सेंटर हो गया माय डियर फ्रेंड। सेंटर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है सेंटर में? सेंटर में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहर है, इलेक्ट्रॉन बाहर, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें। और सेंटर में क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, इनके सेल का अलग अलग नाम दिया गया, KLMNOP, इस तरह से इनके अलग अलग नाम दिए गए। अब ये KLMNOP दिया गया। अगर आपसे ये कहा जाए कि K इक्वल टू आप बोलेंगे 1, L इक्वल टू आप बोलेंगे 2, M इक्वल टू आप बोलेंगे 3, N इक्वल टू आप बोलेंगे 4, O इक्वल टू आप बोलेंगे 5, P इक्वल टू आप बोलेंगे 6, बोलेंगे ना। तो ये पॉइंट आपको याद करना है कि K मींस पहला कोष, L मींस दूसरा कोष, M मींस तीसरा कोष, N मींस चौथा कोष, O मींस पांचवा कोष, P मींस छठवां कोष। अगर हम कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का अध्ययन करना चाहें माय डियर फ्रेंड, फार्मूला हमारे पास है 2n स्क्वायर, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ सेल, sorry, number of electron. N is the number of cell. N is the number of cell. N is the number of cell. अब आइए देखते हैं n is the number of cell मैंने कहा, और मैंने कहा कि हम पहले कोष के लिए निकालते, पहले सेल के लिए निकालते। आइए देखते हैं, जब मैं निकाल रहा हूं 2 इज मल्टीप्लाई 1 का होल स्क्वायर, दूसरे के लिए निकालेंगे 2 इज मल्टीप्लाई 2 का होल स्क्वायर, तीसरे के लिए निकालेंगे 2 इज मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर, चौथे के लिए 2 इज मल्टीप्लाई 4 का होल स्क्वायर, पांचवे के लिए 2 इज मल्टीप्लाई 5 का होल स्क्वायर, छठवें के लिए 2 इज मल्टीप्लाई 6 का होल स्क्वायर, सातवें के लिए 2 इज मल्टीप्लाई 7 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने देखा। अब यहां पर आपने देखा, अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं इनकी, अब मैं इनकी वैल्यू लिख रहा हूं, आप लोग वैल्यू देखिएगा जरा सा ध्यान से आप लोग। अब इनकी वैल्यू देखिए, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7। ये मैंने वैल्यू फिलअप किया। अब ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है माय डियर फ्रेंड। 1 1 जा 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। पहले कोष में जो है पहले ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 2। दूसरे देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 2 का स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को करिएगा, उसके बाद फिर इसमें मल्टीप्लाई आपको करना है। फिर 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 18, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 32, 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 50, 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 72, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 98। माय डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑर्बिट में आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ में 50 इलेक्ट्रॉन, सिक्स में 72 इलेक्ट्रॉन और सेवंथ में 98 इलेक्ट्रॉन आए। इतने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्योंकि ये 2n स्क्वायर की फिलिंग है। या किसकी फिलिंग है? 2n स्क्वायर की फिलिंग है। अब आइए देखते हैं किसी 2n स्क्वायर की फिलिंग के बेस पर हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको आगे ले चलना चाहते हैं, आप लोग देखिएगा, फिर ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आप लोग देखिएगा, मैं यहां पर जो है समझाना चाहता हूं आपको कि यहां पर मैंने लिखा है K कोस, फिर लिखा L, फिर लिखा M, फिर लिखा N, फिर लिखा O, फिर लिखा P, लिख दिया ना। अब K में कौन सा आ रहा है? यहां देखिएगा K इक्वल टू 1,
n इक्वल टू 2, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, o इक्वल टू 5, p इक्वल टू 6। ये हो गए। अब जरा सा देखिएगा, अब हम ऑर्बिटल में इनको ले चल रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, से स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। There are 4 types of orbitals. How many types of orbitals? 4 types of orbitals. What is this? S orbital, p orbital, d orbital, f orbital. S orbital, their shape is a spherical. S orbital, their shape is a spherical. S orbital का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। p orbital डम्बल shaped, d orbital डबल डम्बल shaped, f ऑर्बिटल अभी इसका शेप अननोन है। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गए, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल हो गए। अब इनके सब ऑर्बिटल को देखा जाए, s ऑर्बिटल का कोई सब ऑर्बिटल नहीं, ये स्फेरिकल है, गोलाकार है। p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। p ऑर्बिटल के 3 हो गए, p ऑर्बिटल के 3 हो गए, px, py, pz। माय डियर फ्रेंड, px में 2 इलेक्ट्रॉन, py में 2 इलेक्ट्रॉन, pz में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6, है ना। p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6। क्लियर हो गया। आइए d में देखा जाए। तो इस तरह से हम d में आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं d में। आइए d में देखा जाए। तो s में मैंने बताया अभी आपको कि s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 14 होंगे। तो s में 2 इसलिए है कि मैंने अभी यहाँ पर स्ट्रक्चरल वे में डिस्कस करके आपको बताया कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। इसका कोई जो है हॉरिजॉन्टल फार्मूला नहीं होता, कोई क्षैतिज सूत्र इसका नहीं होता है। s ऑर्बिटल का कोई क्षैतिज सूत्र नहीं होता, कोई क्षैतिज सूत्र नहीं होता s ऑर्बिटल का। और आकार कैसा है? स्फेरिकल है, गोलाकार है। s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। p ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है, ऐसे बेटा डम्बल शेप इस तरह से बनाते हैं, डम्बल शेप। ये देखिए p ऑर्बिटल ये डम्बल शेप्ड बन रहा है, ये डम्बल शेप्ड में आ गया, डमरूकार हो गया। d ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप्ड होते हैं, ऐसे इसमें डबल डम्बल कर दीजिए, डबल डम्बल शेप्ड हो गया, d ऑर्बिटल हो गए। f ऑर्बिटल का शेप अभी अननोन है। तो आइए देखते हैं कि p ऑर्बिटल में जो मैंने बताया है, वो p ऑर्बिटल का मैंने आपको बताया है कि px, py एंड pz। उसी प्रकार से d ऑर्बिटल में देखते हैं, d के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। d के कितने सब ऑर्बिटल होते हैं? 5। d में 10 इलेक्ट्रॉन है, जितने नोन है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जितने नोन एलिमेंट्स हैं मैं उन्हीं का डिस्कस कर रहा हूं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो नोन एलिमेंट्स में ये d ऑर्बिटल को देखा जाए तो d ऑर्बिटल में कुल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको देखा जाए, ये पहला होता है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड लास्ट dz स्क्वायर। क्लियर हो गया। d में कितने होते हैं? 5 होते हैं। dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो एक एक में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 से ज्यादा किसी में नहीं इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो टोटल योग जो है ऐड करिए, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कर दिया हमने। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह से डी ऑर्बिटल में हमने 10 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए? 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए। पी में 6 लिया गया और p में 6 किसमें लिया गया? px, py और pz में लिया गया। तो p में जो हमने लिया है वो px लिया है, py लिया है, pz लिया है। क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने बताया है कि 3 एक्सिस होते हैं, p जो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। इसी एक्सिस को बेस मान करके आगे बढ़ना है। px में 2 हो गया, py में 2 हो गया, pz में 2 हो गया। तो p ऑर्बिटल में टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर p6 हमने लिख दिया। और d में आ गया 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से f में आएंगे 14 का मतलब हो गया कि इसके सब ऑर्बिटल कितने होंगे? इसके सब ऑर्बिटल 7 होंगे ना। तो यह स्पष्ट है कि इसके 7 सब ऑर्बिटल है। अब उन 7 सब ऑर्बिटल का शेप क्या होगा ये अभी अननोन है। नाम क्या है ये पता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है ये अननोन है। तो ये जो है स्ट्रक्चर क्या है ये अननोन है। तो ये देखते हैं, डिस्कस किया जाए। तो ये इंटर की बुक तक नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
ये इंटर की बुक तक नहीं है कि एफ ऑर्बिटल का शेप क्या है। एफ ऑर्बिटल में कुल 14 इलेक्ट्रॉन है और 7 पार्ट में डिवाइड किया गया, हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से मैंने फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन किया और यहां पर देखिएगा। अब हम एक एक करके आपको आगे समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप पूरी तरह से इसको समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो यहां पर देखिएगा कि ये पहला ऑर्बिटल हो गया, L ये दूसरा हो गया, M ये तीसरा हो गया, N ये चौथा हो गया, O ये पांचवा हो गया। इस तरह से मैं आगे ले चलता हूं। आगे मैं यहाँ पर P कर देता हूं तो P हो जाएगा ये छठवां। और इस तरह से आपने देखा। तो ये पहले के लिए S ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और यहाँ पर भी S ऑर्बिटल है, यहाँ 2 हो गया और ये 6 हो गए। टोटल कितने हो गए बोलिएगा? टोटल 8 हो गए। यहाँ पर 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। कितने हो गए टोटल? ये 3 हो गए। यहाँ पर देखिएगा 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 14 हो गया। कितने हो गए? 32, 32। यहाँ भी कितने हो गए? 32। यहाँ भी कितने हो गए? 32। तो माय डियर फ्रेंड, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने देखा। एस ऑर्बिटल में 2, पी ऑर्बिटल में मैंने दिया 6, डी ऑर्बिटल में मैंने दिया जो है 10, एफ ऑर्बिटल मैंने दिया 40। अब आपको ये यहाँ पर क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो है कि पी ऑर्बिटल में या एस ऑर्बिटल में आपने देखा कि मैंने इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किया और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके अब हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। तो यस, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा है तो किस तरह से आप उसका आंसर देंगे। आइए तो यहाँ पर आइए देखते हैं। अगर मैंने कहा आपसे कि यस, आगे हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा मैंने यस, पहले में यस हो गया, दूसरे में यस और पी हो गया, तीसरे में यस, पी और डी हो गया, चौथे में यस, पी, डी और एफ हो गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, आपसे मेरा क्वेश्चन यह है कि यदि n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू कितना है? 3 है। ये हमारा क्वेश्चन है आपसे। यदि n इज इक्वल टू 3 है, n का मान 3 है, तो n इज इक्वल टू अगर 3 है या n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 है या n इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 के लिए कितने यस मिल रहे हैं आपको? यस, n इज इक्वल टू 4 के लिए काउंट करो। n इज इक्वल टू 4 आप पहुंच रहे हो। 4 के पहुंचने के पहले आप कहां तक पहुंचे हो? K, L, M, N। तो K में एक यस, L में फिर यस, M में फिर यस, N में फिर यस। कितने यस मिल गए? 4 यस मिल गए। क्लियर? और N इज इक्वल टू 4 के लिए कितने पी ऑर्बिटल? यस ऑर्बिटल तो 4 मिल गए, पी ऑर्बिटल बताओ कितने मिल रहे हैं? 1, 2, 3। तो यहां पर जो है 3 मिल गए आपको पी ऑर्बिटल। अब आइए डी देखते हैं, 1 और 2, तो ये 2 हो गया आपका डी ऑर्बिटल। आइए एफ देखते हैं, एफ अकेला है, 1 हो गया एफ। तो क्लियर है, समझ में आया कॉन्फिडेंस? तो माय फ्रेंड, इस तरह से हम एसपी, एसपीडी, एसपीडीएफ में बांटते हैं। अब आइए एक एलिमेंटों को डिस्कस करके देखते हैं। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल शो करना चाहता हूं आपको और फिर इसके बाद मैं ढेर सारे इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं। आप लोग उसको देखिएगा, समझिएगा। और ये मैं के शर्मा की बुक से, डॉक्टर के शर्मा की बुक से अपलोड कर दे रहा हूं, जो है उसको आपको बता दे रहा हूं कैसे किया है उन्होंने। आइए एक देखा जाए। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, सोडियम 1123। मैंने कहा है माय डियर फ्रेंड कि हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर का किया जाएगा, जिसका मतलब 11 का किया जाएगा। 11 को हो गया 2 and 8, 2 8 10 हो गया, 1 हो गया। आइए इसको एसपीडीएफ में बांटते हैं। ये हो गया पहला को, ये देख ध्यान दीजिए, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके लिए लिखेंगे 1 यस 2। यहाँ पर दूसरे में 8 है, 8 के लिए क्या लिखते हैं? यस और पी लिखते हैं। हम लिखेंगे 2 यस 2 and 2 p 6। इसे तीसरे में कितना है? 2p6, 2s2 and 2p6। 8 है बेटा,
8 है, 8 को S में, दूसरे के S में 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, P में 6 करेंगे, तो दोनों मिलाकर के हो जाएगा, दूसरे को में 8 इलेक्ट्रॉन है ना। आपको 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 11 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आपने किया, दूसरे में 8 का आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। 1 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप कर रहे हो तो 1 का लिखे 2 और 2s2 2p6 हो गया, इसके बाद हो गया 3s1। आइए देखते हैं, और बड़ा ले रहा है, थोड़ा सा मैं और बड़ा ले रहा हूं। अब आइए देखते हैं, हम आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। अब यहां पर अगर हमने लिख दिया है, एक एक्सेप्शन लेते हैं, अपवाद लेते हैं, क्रोमियम 24 का। काफी राइटरों ने इसके विषय में काफी अलग अलग प्रकार से डिस्कस किया है। आइए देखते हैं, हम भी थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लें, थोड़ा सा आप लोगों के साथ आनंद ले लें। क्रोमियम 24 में 24 में यहां पर रियल इसका होना चाहिए 2a12 2, क्योंकि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 18 से कम है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद ही अंदर वाली ऑर्बिट फिलअप की जाएगी। रियल वे होना चाहिए 2 8 12 2, बट हो क्या रहा है, तो हो रहा 2 8 13 1। ये इसका रियल है, क्या है ये रियल है। तो आपने देखा कि यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्रोमियम 24 को लिया। अब इसी को आइए देखते हैं, रियल 2 8 13 1 है, रियल में 2 8 13 1 है, और एक्चुअल जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बेस मान करके हम चल रहे हैं, 2 8 12 2 है, 2 8 12 2 है। अब आइए देखते हैं, अगर 2 8 12 2 है, ध्यान दीजिएगा, रियल में 2 8 13 1 है, मैं बार बार कह रहा हूं ये रियल है इसका, लेकिन रूल क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद ही इनर ऑर्बिट फिल की जाएगी। तो यह हमने किया 1s2, यहां पे तो 2s2 2p6, फिर आइए 3s2 3p6 3d, कितना बच रहा है, 6 2 8 4 बच रहा है, 3d4 एंड 4s2। ये हो गया, ध्यान से देखिएगा आप इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब न किया हो, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हमारा जो है निवेदन है, आप सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि जो नॉलेज मैंने कहा अपना, हम नॉलेज पर डे डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। नॉलेज देने से घटता नहीं बढ़ता है। मैं पर डे अपना एक लेक्चर अपलोड करता रहूंगा और आप सभी में डिस्ट्रीब्यूट करता रहूंगा। आप देखिएगा, एक क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्टों में आपको कहीं से कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो आपसे मेरा जो है रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर अलीमुद्दीन शेख कादरी के YouTube चैनल पर आप लोग सर्च करके उसको पढ़िए, उसका फुल एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिए। तो मैं 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों से कहना चाहूंगा, सभी बच्चे इस मेरे चैनल को, अलीमुद्दीन शेख कादरी के चैनल को जो है ये सब्सक्राइब कर लेंगे, इसको लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू।